22 मई 2024 रेडियो न्यूज़ की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। भारत सरकार की तरफ से आतंकी घोषित सिख फॉर जस्टिस के मुखी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पंजाब के किसानों को उकसाया है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोकने के लिए उकसाया। उसने किसानों को इसके एवज में $1 लाख देने का लालच दिया है। आतंकी पन्नू ने भड़काऊ वीडियो जारी कर कहा है कि पंजाब के किसानों प्रधानमंत्री मोदी को पंजाब में ही जवाब देना होगा। बुलडोजर व ट्रैक्टरों के साथ सारी सड़कें व एयरपोर्ट के रास्तों को रोक दिया जाए। नरेंद्र मोदी को यहाँ बोलने नहीं दिया जाए। नरेंद्र मोदी को बताना होगा कि ये पंजाब है जो भारत से आज़ादी चाहता है। सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट 21 मई को म्यांमार के आसमान में एयर टर्बुलेंस में फंस गई। अचानक लगे झटके में 73 साल के ब्रिटिश पैसेंजर की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। फ्लाइट लंदन से सिंगापुर जा रही थी। सिंगापुर एयरलाइंस की बोइंग 777-300 फ्लाइट ने लंदन से भारतीय समय के मुताबिक देर रात 2:45 पर उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के 10 घंटे बाद फ्लाइट म्यांमार के एयर स्पेस में 37,000 फीट पर खराब मौसम की वजह से एयर टर्बुलेंस में फंस गई। इस दौरान कई झटके लगे। विमान 3 मिनट के अंदर 37,000 फीट की ऊंचाई से 31,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया। इस दौरान ऊंचाई कम करते वक्त यात्रियों को सीट बेल्ट पहनने की वार्निंग नहीं दी गई। कई यात्री अपनी सीट से ऊपर उछल गए। उनका सिर लगेज कंटेनर पर टकरा गया। कई लोगों को चोटें आई हैं। एक पैसेंजर की मौत हो गई। इसके बाद फ्लाइट को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:15 पर बैंकॉक डाइवर्ट किया गया। यहाँ उसने सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट दोपहर 3:40 पर सिंगापुर में लैंड होने वाली थी। श्रीलंका ने कहा है कि भारत की सुरक्षा उनके लिए बेहद ज़रूरी है। न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि उनका देश भारत की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। एक जिम्मेदार पड़ोसी के तौर पर वह किसी को भी भारत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। श्रीलंका के पोर्ट पर रुकने वाले चीन के रिसर्च जहाज़ों से जुड़े सवाल पर साबरी ने कहा कि हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम किसी दूसरे देश की सुरक्षा को ताक पर नहीं रखेंगे। अगर भारत इस मामले में अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाएगा तो हम उस पर ध्यान ज़रूर देंगे। हम किसी को भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाने देंगे। साबरी ने कहा कि हाल में ही चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर सामने आया। इसी तरह श्रीलंका भी भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है, लेकिन हम तीसरे पक्ष को कभी खतरे में नहीं डालेंगे। अमेरिका की जासूसी के आरोप में जेल में बंद विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिका भेजे जाने के मामले में बड़ी राहत मिली। उन्हें ब्रिटिश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार मिल गया है। हाईकोर्ट के 2 जज विक्टोरिया शॉर्ट और जेरेमी जॉनसन असांजे के प्रत्यर्पण मामले में फैसला सुनाने वाले हैं। असांजे के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका ने ब्रिटिश कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इसमें अमेरिका ने आश्वासन दिया था कि 52 साल के जूलियन असांजे को मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। साथ ही कहा था कि उनके खिलाफ जासूसी के आरोपों में मुकदमा चलने पर उन्हें US फर्स्ट अमेंडमेंट राइट के तहत फ्री स्पीच का अधिकार भी दिया जाएगा। ईरान के तबरीज शहर में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी समेत हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए सभी 9 लोगों की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। न्यूज़ एजेंसी IRNA के मुताबिक यात्रा के दौरान लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। लोगों के हाथों में रईसी की तस्वीर और ईरान का झंडा था। राष्ट्रपति की विदाई देते वक्त शहर के लोग रोते हुए नजर आए। ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर 5 दिन के शोक की घोषणा की गई है। तबरीज शहर के अंतिम यात्रा के बाद राष्ट्रपति के शव को तेहरान लाया गया। 23 मई को उन्हें ईरान में मशहद शहर में दफनाया जाएगा। यह वही शहर है जहां रईसी का जन्म हुआ था। दरअसल 19 मई को रईसी का हेलीकॉप्टर ईरान अजरबैजान के बॉर्डर के पास क्रैश हो गया। इसमें विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियान समेत कुल 9 लोग सवार थे। सभी के शवों को सोमवार को तबरीज शहर लाया गया। हमास के साथ जंग के बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। उन पर हमास जंग में युद्ध अपराध का आरोप है। ICC के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कोर्ट में नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग की है। BBC के मुताबिक करीम खान ने कहा है कि नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर इजरायली सेना को फिलिस्तीनी नागरिकों को टारगेट करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि गाज़ा में मानवीय मदद पहुंचाने में भी मदद से रोका जाए, जिससे वहां भुखमरी के हालात बन गए। इसके अलावा नेतन्याहू ने जंग के बहाने फिलिस्तीनियों की हत्या करवाई और गाज़ा को तबाह करने की कोशिश की। ICC के जज अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वे नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी करेंगे या नहीं। अमेरिकी मीडिया लगातार भारत में हो रहे चुनावों को मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने 19 मई को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें कहा गया था कि भारत में रह रहे मुसलमान परिवारों को दरकिनार किया गया है, वहाँ उनकी पहचान तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर सोमवार 20 मई को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की तारीफ की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम इन रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज करते हैं। अमेरिका दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। हमें इसके लिए भारत समेत कई अन्य देशों का साथ मिला। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया, जिसमें बताया गया था कि भारत में मुसलमानों का दमन हो रहा है। अमेजॉन फाउंडर जेफ बेसोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने रविवार 19 मई को 6 लोगों को न्यू शेपर्ड रॉकेट से स्पेस भेजा है। इसमें आंध्र प्रदेश के गोपी थोटाकुरा भी शामिल हैं। 30 साल के गोपी स्पेस में बतौर टूरिस्ट बनकर जाने वाले पहले भारतवंशी बन गए। गोपी एक पायलट और एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने फ्लोरिडा के एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और दुबई में एमिरेट्स एविएशन यूनिवर्सिटी से एविएशन मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। ब्लू ओरिजिन के अनुसार गोपी एक पायलट और एविएटर हैं जिसने गाड़ी चलाने से पहले विमान चलाना सीखा था। वे एक इंटरनेशनल मेडिकल जेट पायलट के रूप में भी काम कर चुके हैं। कमर्शियल जेट के अलावा गोपी बुश, एरोबैटिक और सी प्लेन, ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून भी उड़ाते हैं। अमेरिका की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 2 साल बाद स्पेस यात्रा के लिए रविवार 19 मई को शाम 7 बजे उड़ान भरी। इससे पहले 2021 में अमेजॉन के मालिक जेफ बेसोस स्पेस यात्रा पर गए थे। इस बार ब्लू ओरिजिन ने स्पेस ले जाने के लिए 6 लोगों को चुना, जिसमें एक 90 साल 8 महीने के बुजुर्ग एडवाइड भी शामिल है। एडवाइड अमेरिकी वायुसेना में काम कर चुके हैं। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ड्वाइट को 1960 में अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम से अलग कर दिया था। अगर ये यात्रा सफल रहती है तो वे स्पेस जाने वाले दुनिया के सबसे पहले बुजुर्ग शख्स होंगे। हालांकि इसमें पहले 13 अक्टूबर 2021 में अभिनेता विलियम शेटनर ने ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी, पर वे उस वक्त 90 साल के थे। ड्वाइट के अलावा इस यात्रा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन गोपी चंद थोटकुरा भी शामिल हैं। मिशन सफल होने पर वे कमर्शियल स्पेस यात्रा के तहत अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतवंशी होंगे। ब्लू ओरिजिन ने इस मिशन को NS-25 नाम दिया। ये ब्लू ओरिजिन की 7वीं उड़ान होगी जिसमें किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष की यात्रा कराई जाएगी। जेफ बेसोस का सपना है कि स्पेस टूरिज्म को बढ़ाया जाए और लोग स्पेस की यात्रा कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।